तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैसे तैसे करके हमारा जियोन जो होता है वो गार्ड कैंप को मार डालता है और गार्ड कैंप के बनने के बाद वो ब्लेड जो होता है उसकी बॉडी के अंदर दंसा होता है। तो हमारा जियोन कहता है कि चलो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर एक मुश्किल तो हल कर ली। यहाँ पर अभी मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि इसने अपने ब्लेड के साथ मेरी बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से पियर्स किया था। और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर और क्या है। और साथ ही वो उसके पास से बुक भी वापस ले लेता है जो बुक यहाँ पर वो गोचान के पास से छीन कर लेकर आया था। और इसी के साथ ही वो कहता है कि शुक्र है कि यहाँ पर मैं इसको मार पाया हूँ, वरना इसने यहाँ पर मुझे मार देना था और कोई यहाँ पर मेरी रियल आइडेंटिटी को भी नहीं जान पाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी और गार्ड गोचान इन दोनों को मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता था। फिर साथ ही वो गोचान की तरफ देखता और कहता है क्या मैं यहाँ पर गार्ड गोचान को भी मार डालूं क्योंकि इसे मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं, इसे मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पर सच्चाई नहीं बताई थी। अगर इसने गार्ड कैंप को बताना होता तो ये पहले बता सकता था कि मैंने दूसरे मैनुअल को जला दिया है। इसका मतलब यह है कि ये थोड़ा बहुत वफादारी के लायक है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, मुझे पता है कि तुम होश में हो। तो गार्ड गोचान जल्दी से उठकर बैठ जाता और कहता है जी सर मैं उठ गया। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर होश में हूँ। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था कि तुम्हारी बॉडी अपने आप यहाँ पर से सरक रही थी। कम से कम एक्टिंग तो अच्छी कर ही सकते थे। अगर तुम यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे हो तो कम से कम यहाँ पर से नीचे से सड़क कर साइड के ऊपर तो ना हो। तुम्हें कहीं डर था कि कहीं हम लोग तुम्हारे पर पाँव ना रख दें, इसी वजह से तुम सड़क कर साइड के ऊपर हो रहे थे। तो वो कहता है इसका मतलब यह है कि आपने मुझे पहले पकड़ लिया। फिर साथ ही हमारा जीवन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट्स रखना आते हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ, इसी वजह से अब तुम मुझे काफी पसंद आने लगे हो। तो गोचान उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारा जीवन उसे कहता है कि अब जल्दी से जाओ, जाकर अपना मिशन पूरा करो। अगर कोई क्लोज है तो उसे यहाँ पर अंदर मत आने देना, किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं गार्ड काम की बॉडी को यहाँ पर खुद ही ठिकाने लगाता हूँ। वो कहता है जी सर, वो बाहर चला जाता है। और उसके बाद हमारा जीवन जो होता है वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ले लेते हैं। और इसी के साथ ही मरे हुए गार्ड कैंप की बॉडी के ऊपर वह हाथ रखता है और साथ ही शैटरिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तो हमारा जीवन कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही है, लेकिन मुझे वो कोल्ड ऑमनियस एनर्जी अभी भी यहाँ पर बिल्कुल महसूस नहीं हो रही कि वो यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रही है। हमारे जीवन को वहां पर वो ब्लैक कलर की एनर्जी भी महसूस हो रही होती है जो कि यहाँ पर गार्ड कैंप की बॉडी के अंदर से निकल रही होती है। तो जीवन कहता है कि मुझे लगता है कि वो डेथ की है जो कि यहाँ पर मरे हुए लोगों की बॉडी के अंदर से निकलती है, या फिर जब लोगों को मारा जाता है तब वो ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है और वो सारी की सारी डेथ की को वहां पर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जीवन कहता है कि मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर वैसी ही सेम फीलिंग आ रही है जैसे मैंने पहली बार यहाँ पर एनर्जी की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए महसूस की थी। और इसी के साथ ही वो की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मुझे यहाँ पर और ज्यादा की एनर्जी चाहिए ताकि मैं अपनी कोर बना सकूँ तो क्या मुझे यहाँ पर लोगों को मारते रहना होगा, क्या मैं और बहुत सारे लोगों को मार डालूं तब जाकर मैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। फिर साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि ब्लू स्पिरिट भी वहां पर से बाहर निकलती है और उसे कहती है कि इवल मॉन्क, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस लड़के को देख रहे हो कि ये लड़का किस तरह से यहाँ पर डेथ एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें भी कंट्रोल कर पाया है क्योंकि तुम्हारी एनर्जी जो है वो डेथ एनर्जी के साथ रिलेटेड है। मुझे लगता है कि ये लड़का बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। और इसी के साथ ही हमारा जीवन जो होता है वो उठकर खड़ा होता है, अपने हाथों की तरफ देखता है, उसके अंदर से बहुत सारी डेथ एनर्जी निकल रही होती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर का सीन दिखाते हैं कि सेकंड यंग मास्टर का फर्स्ट रेड का गार्ड जीवन जो होता है उसके पास खड़ा होता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर गार्ड कैंप जो है वो झूठ बोल रहा था, मुझे लगता है कि उसने सच ही बोला होगा। तो वो कहता हाँ मुझे पता है कि वो सच ही बोल रहा था कि थर्ड यंग मास्टर की मार्शल आर्ट चली गई हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर उसके सामने स्ट्रिक्ट बनकर उसे दिखाना था। मैं उसे यहाँ पर ये दिखाना चाहता था कि मैंने उसे वेलकम करने के लिए यहाँ पर एक पार्टी रखी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे सर के ऊपर चढ़कर नाचना शुरू कर दे। कल को मैं फैमिली का पैट्रियार्च बन जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पर उसकी बॉसीनेस को फेस करना पड़े या उसके एटीट्यूड को फेस करना पड़े। इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसके सामने ये बात रखी, मैंने उसे बता दिया कि यहाँ पर बॉस कौन है और नौकर कौन है। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर बहुत ही जल्दी मैं इस फैमिली का पैट्रियार्च बनने वाला हूं और पैट्रियार्च बनने के बाद मुझे सभी लोगों को उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। तो उसका गार्ड उसे कहता है कि सर आप वाकई में बहुत ज्यादा समझदार इंसान है, मुझे लगता है कि आप ही को यहाँ पर सेक्टर का पैट्रियार्च बनना चाहिए। और इसी के साथ ही वो आगे ससना शुरू कर देता है। फिर साथ ही गार्ड अंदर से सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसला किया सेकंड यंग मास्टर के साथ लॉयल रहकर, और मुझे लगता है कि यही यहाँ पर फैमिली का नया पैट्रियार्च बनने वाला है क्योंकि यहाँ पर काफी समझदार भी है। और इसी के साथ दरवाजा खुलता है, गार्ड भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि सर एक प्रॉब्लम हो गई है। सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि अब बताओ कि अब क्या हो गया। तो वो कहता है सर गार्ड कैंप ये गार्ड कैंप के बारे में है। तो वो कहता है गार्ड कैंप का क्या उसने यहाँ पर क्या किया। तो वो कहता है सर गार्ड कैंप ने वहां पर जाकर थर्ड यंग मास्टर को मारने की कोशिश की, थर्ड यंग मास्टर के पैलेस में जाकर उसे मारने की कोशिश की। तो ये बात सुनने के बाद दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सेकंड यंग मास्टर कहता है कि गार्ड कैंप तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेवकूफ निकला, मैंने कहा था कि उसके पास से जाकर सीक्रेट मैनुअल्स लेकर आए या फिर उसे जाकर पता करे कि मेरा स्पेशल गार्ड कहां पर चला
चला गया, चो इल संग कहां पर चला गया, लेकिन उसने जाकर उसे मारने की कोशिश कर दी। तो कुछ ज्यादा बेवकूफी वाला फैसला हुआ। लेकिन वो गार्ड उनसे कहता है कि सर मेरी बात तो पूरी सुन ली, असल में यहाँ पर ये नहीं हुआ। असल में हुआ यह है कि उसने जाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से गार्ड कैंप का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर सभी के सामने अनाउंस किया है कि सेकंड यंग मास्टर ने गार्ड कैंप को यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मरवाने के लिए भेजा था। ये सारे का सारा इल्जाम इस वक्त आपके पर लग चुका है और सभी लोग यहाँ पर आपको ही कल्प्रेट समझ रहे हैं। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सेकंड यंग मास्टर अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि उस कमीने की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पर इल्जाम लगा दिया। वो अपनी तलवार लेकर वहां पर से उठता है ताकि जाकर वो थर्ड यंग मास्टर को मार सके। तो वो कहता है मैं जाकर खुद उससे बात करता हूं, अगर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन उसका सेकंड यंग गार्ड जो होता है उसे वहां पर रोक लेता है और उसे कहता है कि सेकंड यंग मास्टर यहीं पर रुक जाए, प्लीज ऐसा मत करें, आपको जज्बाती होकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वक्त वहां पर जाएंगे और जाकर उसके ऊपर अटैक करेंगे, ये बात तो फिर सभी लोगों को सच ही लगेगी कि वाकई में आपने यहाँ पर उसे मरवाने की कोशिश की है। सेकंड यंग मास्टर उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या चाहते हो कि मैं हाथ पर हाथ डालकर बैठ जाऊं? यही तो वो चाहता है। मुझे लगता है कि इस वक्त मेरा थर्ड ब्रदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा कि मैं यहाँ पर उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता। तो इसी के साथ उसका गार्ड उसे कहता है कि सर मैंने कब कहा कि आप यहाँ पर कुछ ना करें, हम लोग यहाँ पर अपने हाथ क्यों गंदे करें जबकि हमारे लिए कोई दूसरा ये काम कर सकता है। तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो इसी के साथ उसका फर्स्ट गार्ड उसे बताता है कि मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे भैंस भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। और इसी के साथ ही उसे बताता है कि आपको पता होगा कि गार्ड कैंप जो था कभी एक असैसन रह चुका है और असैसन के अंदर एक रूल होता है जिसे एक कोड को फॉलो करते हैं। वो ये होता है कि जब वो किसी मिशन को लेते हैं उस मिशन को पूरा करते हैं, हमें बस जाकर उनकी असैसन ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी होगी, उनको बताना होगा कि उनका असैसन जो है वो एक मिशन में फेल हो गया। अब जबकि उनका असैसन एक मिशन में फेल हो गया, इसका मतलब यह है कि उनकी रेपुटेशन का सवाल है। वो जब किसी बंदे को मारने की ठान लेते हैं तो उसे मार कर ही रहते हैं, चाहे उन्हें यहाँ पर कितने सैक्रिफाइसेस क्यों ना देने पड़े। हालांकि गार्ड कैंप रिटायर हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर असैसन जो है वो रूल्स को फॉलो करते हैं और उसकी जगह के ऊपर अगर हम जाकर उनसे कहें कि थर्ड यंग मास्टर ने उनके असैसन को मार दिया है तो वो लोग इस मिशन को कंटिन्यू करेंगे और इस मिशन को पूरा करने के लिए जरूर आएंगे। मैं जाकर उनसे बात करूंगा। यहाँ पर असैसिन्स की एक बहुत ही स्पेशल टुकड़ी रहती है, यहाँ पर हमारे सिटी के अंदर रहती है और उनसे जाकर मैं बात करने वाला। उन्हें फ्लाइंग असैसिन सेक्टर कहते हैं। फ्लाइंग असैसिन सेक्टर के लोगों से जाकर थर्ड यंग मास्टर को मारने की बात करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद सेकंड यंग मास्टर से कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है जाओ जाकर उनसे बात करो, ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर वो यहाँ पर मेरे थर्ड ब्रदर को मार डालते हैं। नेक्स्ट सीन जॉन का दिखाया जाता है कि जॉन अपने रूम के अंदर बैठा होता है, वहां पर सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि गार्ड कैंप से उसने ऑब्जर्व की होती है और सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कोर बनाने के लिए यूज कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो यहाँ पर कोर बना पाएगा क्योंकि यहाँ पर उसके पास दोनों सीक्रेट मैनुअल्स थे और दोनों सीक्रेट मैनुअल्स के तरीकों को फॉलो करने के बाद वो यहाँ पर कोर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। सारी एनर्जी कोर के इर्द गिर्द पहुंचने के बाद डिसिपेट हो जाती है और वो कहता है कि ये क्या, मैं यहाँ पर कितनी बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ, कितनी बार कोर बनाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। जैसे मैं एंड के ऊपर पहुंचता हूँ जहाँ पर मेरी कोर बनने वाली होती है उस वक्त मैं फेल हो जाता हूँ, मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। तो वो गोचान से कहता है गोचान अंदर आओ। तो गोचान अंदर आता है तो वो उससे पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मैं अपनी एनर्जी कोर क्यों नहीं बना पा रहा। जब भी मैं यहाँ पर की एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करता हूँ तो वो डिस्पर्स हो जाती है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तो क्या यहाँ पर गार्ड गोचान उसकी कोई मदद कर पाएगा? क्या उसे यहाँ पर उसकी कोर बनाने में कोई मदद कर पाएगा? ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वो अपनी कोर नहीं बना पा रहा था, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। इसी वजह से वो गोचान को बुलाता है और उसे कहता है क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो, मैं एनर्जी कोर क्यों नहीं बना पा रहा। तो इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि जरा मुझे देखने दो, क्योंकि वो अंदर से सोच रहा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इसने मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं सीखा और एक ही रात में यहाँ पर इसने अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है। पहले वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर चिल्लाकर इसे कहता हूँ कि क्या बकवास हो रही है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक ही रात में मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो और कोर बना सकते हो। साथ ही वो कहता है अगर मैं ऐसी बात कहूंगा तो ये तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटेगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। तो वो कहता है क्या तुम इसे चेक कर सकते हो? तो वो कहता है हाँ मैं इसे चेक कर सकता हूँ, प्लीज मेरे साथ हैं। मैं यहाँ पर अपनी की एनर्जी को आपकी बॉडी के अंदर डालूंगा और चेक करूंगा कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर की कोई ब्लॉकेज तो नहीं है जिसकी वजह से आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को सर्कुलेट नहीं कर पा रहे और आपकी कोर नहीं बन पा रही। तो वो कहता है क्या ऐसा हो सकता है? और इसी के साथ ही वो उसे अपने साथ लेकर साइड के ऊपर नीचे बैठ जाता है और उसके पीछे बैठकर अपने दोनों हाथ जो होता है उसकी कमर के ऊपर रखता है और उसे कहता है अब बस चुपचाप यहाँ पर अपनी एनर्जी को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना स्टार्ट करो, मैं देखता हूं कि शायद इसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना स्टार्ट करता है। जब वो एनर्जी को सर्कुलेट करना स्टार्ट करता है तो गोचान अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर भेजता है। जैसे वो यहाँ पर एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर भेजता है तो पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर जितने मेरिडियन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अनलॉक्ड हैं, कोई एक भी ब्लॉक नहीं है। और ऐसे लगता है जैसे ये बचपन से यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा हो। तो गोचान भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि हमारे जियोन को इसके बारे में पता ही नहीं था कि वो बचपन से यहाँ पर मार्शल आर्ट साथ साथ सीख रहा
रहा था, जिसकी वजह से उसकी मेडियंस पूरी तरह से ओपन होती हैं। तो वो कहता है ये तो वाकई में एक जीनियस है, अगर ये यहाँ पर ठीक तरह से ट्रेनिंग करे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी गार्ड गेम से भी आगे निकल जाएगा। साथ ही वो कहता है कि लेकिन मसला कहां पर आ रहा है, ये सारी की सारी एनर्जी को एक जगह के ऊपर गैदर करके उसके साथ कोर क्यों नहीं बना पा रहा। लेकिन जैसे ही वहां पर उसके बैली एरिया के करीब पहुंचता है, अपनी एनर्जी के साथ सेंस करता है, उसे पता चलता है कि वहां पर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी होती है। वो सारी की सारी ब्लैक की वहां पर उस जगह के ऊपर जमा होती है, और जैसे ही वहां पर उस ब्लैक की को देखता है, इसी के साथ उसे झटका लगता है, वो अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है और जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ पता चला। तो गोचान उसे कहता है कि क्या यंग मास्टर, क्या आपको भी यहाँ पर कुछ फील हुआ। तो वो कहता है हाँ मुझे तो यहाँ पर हर बार फील होता है, लेकिन क्या तुम बताओ कि मैं यहाँ पर अपनी कोर क्यों नहीं बना पा रहा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी कोर इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर एक फॉरेन एनर्जी दिखाई दी, एक ब्लैक कलर की थी जो कि वहां पर कोर एरिया के करीब थी, जो कि तुम्हारी इस दूसरी की पावर को वहां पर गैदर नहीं होने दे रही, वहां पर उसे डिस्पर्स कर रही है। ये तो नहीं पता कि वो ब्लैक कलर की क्या थी, लेकिन वही है जो कि यहाँ पर तुम्हें कल्टीवेट करने नहीं दे रही। तो वो कहता है अच्छा तो ये वही कोल्ड एनर्जी है जो मैं पहले यहाँ पर सेंस कर रहा था, वो ब्लैक कलर की एनर्जी जो मैंने यहाँ पर गार्ड कैम्प की बॉडी के अंदर से भी ऑब्जर्व की थी। फिर वो ब्लैक कलर की जो है वो मुझे यहाँ पर कोर बनाने नहीं देगी, तो इसका मतलब यह कि मुझे गिव अप करना पड़ेगा, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता। और इसी के साथ ही गोचान वहां पर सोच रहा था, गोचान कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी की पावर डिस्पर्स हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें यहाँ पर रिवर्स टेक्निक को यूज करना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर अपनी की पावर को रिवर्स तरीके से इसको अपनी बॉडी के अंदर कोर बनाने की कोशिश करो तो शायद ये काम कर जाए। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसे कहता है अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा कि मुझे यहाँ पर इसका उल्टा करना चाहिए, क्या यहाँ पर जब ऐसा पॉसिबल है। तो गोचान कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड का एक आइडिया बोल रहा था, मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल है भी या नहीं, कोई यहाँ पर की सर्कुलेशन को रिवर्स कैसे कर सकता है। जबकि जियोन उसे कहता है कि मुझे जरा सोचने दो, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि मुझे अपनी की को रिवर्स तरीके से सर्कुलेट करना चाहिए। जब यहाँ पर नॉर्मल लोग जो है वो इसे डायरेक्ट तरीके से सर्कुलेट करने हैं, मैं इसे यहाँ पर रिवर्स तरीके से सर्कुलेट करूंगा। और इसी के साथ ही वहीं पर बैठ जाता है। जबकि गोचान उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। इसके साथ ही गोचान उसे चिल्लाकर बताने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर रिवर्स सर्कुलेशन करते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारी की ब्लॉकेज हो जाएगी, तुम्हारी मेडियंस ब्लॉक हो जाएंगी। लेकिन जैसे वो पूरी बात बताने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर तो स्पिरिट अपनी एनर्जी के साथ उसका मुंह बाइंड करती है और उसे खींचकर पीछे ले आती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम उसे ये बात नहीं बता सकते। जबकि इसी के साथ ही हमारा जीवन वहां पर कल्टीवेशन स्टेट के अंदर चला जाता है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है खामोश हो जाओ, तुम यहाँ पर इसको ये बात नहीं बताओगे, क्योंकि असल में वो यहाँ पर अपनी एक दाव पर होती है। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ पर रिवर्स कल्टीवेशन के दौरान अपनी मेडियंस को ब्लॉक कर लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लैक डेथ की एनर्जी है वो एक्सप्लोड हो जाएगी और ये लड़का यहीं पर मर जाएगा। और अगर ये लड़का कल्टीवेशन करते वक्त खुद मरता है तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों के दरमियान में फेमिलियर बॉन्ड टूट जाएगा और ब्लू स्पिरिट जो है वो आजाद हो जाएगी। स्पिरिट कहती है जब एक फेमिलियर स्पिरिट जो होती है वो किसी इंसान के साथ बॉन्डिंग करती है, तो जब इंसान जो है वो किसी दूसरे के हाथ से मरता है तब यहाँ पर उसकी स्पिरिट भी उसके साथ मर जाती है। लेकिन अगर वो इंसान कल्टीवेट करते हुए खुद अपनी वजह से मर जाता है तो फेमिलियर स्पिरिट जो होती है वो आजाद हो जाती है, दोनों के दरमियान का लिंक टूट जाता है। अब बस इस लड़के को यहाँ पर कल्टीवेट करने दो। इस बेवकूफ लड़के को क्या लगता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन की एनर्जी को रिवर्स में भी यहाँ पर अपनी बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है, ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरने वाला है। जियोन जब वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है, सेम टाइम के ऊपर हमें यहाँ पर लेडी सीओ के पैलेस का सीन दिखाता है कि लेडी सीओ के पैलेस में वहां पर एक शामन आता है और ये शामन जो होता है यहाँ पर हमारे थर्ड यंग मास्टर को मारने के लिए आया होता है। तो वो वहां पर आने के बाद से कहती है मेरा नाम न्यू मून है और मैं यहाँ पर शामन की तरफ, शामन यानी फिनिक्स पवेलियन की तरफ से आई और मैं एक शामन हूँ यहाँ पर उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए आया जिसे मार्शिन पूरा नहीं कर पाया था। तो लेडी सीओ वहां पर सोच रही होती है कि ये क्या, इन लोगों ने यहाँ पर एक लड़की को भेज दिया जो कि यहाँ पर म्योशिन से भी काफी ज्यादा यंग लग रही है। उनका एक फेमस जवान यहाँ पर मर गया, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने यहाँ पर इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन इसी के साथ ही न्यू मून उसे कहती है कि आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा डिसाइपल यहाँ पर आपके पैलेस में रिचुअल परफॉर्म करते हुए मारा गया और जिस बंदे ने से मारा है हम लोग उसका बदला जरूर लेकर रहेंगे। तो ये बात सुनने के बाद लेडी सीओ कहती है कि इसने यहाँ पर म्योशिन का डिसाइपल कहा, इसका मतलब यह है कि इस लड़की का लेवल जो है वो म्योशिन से ज्यादा हायर है, ये उसकी मास्टर हो सकती है। तो इसी के साथ ही वो से बताती है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक बात तो क्लियर बता ही दूं कि आपका जो थर्ड सन है वो आज यहाँ पर मरने वाला है, क्योंकि उसके मरे बिना मैं यहाँ पर से जाऊंगी नहीं। तो ये बात सुनने के बाद लेडी सीओ को कह दिया हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि उसे मार डालो, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि उसे यहाँ पर एक्सरसाइज करो, हम चाहते हैं बस उसे मार डालो। तो न्यू मून कहती है कि अब जबकि यहाँ पर आपने फैसला कर लिया है तो फिर क्या हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर एन्चेंटमेंट स्टार्ट करती है। जैसे वो एन्चेंटमेंट स्टार्ट करती है इसी के साथ ही मार्शिन जो होती है उसकी बॉडी भी वहां पर साथ लेकर आई होती है। तो मार्शिन वहां पर उसके सामने पड़ा होता है, वो अपने पास एक डैगर निकालती है और कहती है कि जैसे जैसे मैं इस डैगर को इसकी बॉडी के अंदर डालूंगी वैसे वैसे वहां पर रिचुअल परफॉर्म होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको जिस बंदे ने मारा है जाकर उसी को पकड़ने वाला है। इसकी बॉडी के अंदर से जो डेविल स्पिरिट निकलेगी वो
वो डेविल स्पिरिट उसी को जाकर पकड़ेगी जिसने यहाँ पर इसको मारा है, और इसी के साथ ही वो अपना नाइफ जो होता है उसकी बॉडी के अंदर दंसा देती है। जब वो महाशिन की बॉडी के अंदर अपना नाइफ दंसाती है तो वहां पर से एनर्जी निकलती है, और एनर्जी निकलने के साथ ही वहां पर डेविलिश हैंड निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो डेविलिश हैंड जो होते हैं वहां पर से सीधे थर्ड यंग मास्टर के पवेलियन की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। वो बड़ी तेजी के साथ थर्ड यंग मास्टर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो कहती है लगता है कि टारगेट उस बिल्डिंग में है, तो ये तो थर्ड यंग मास्टर का ही रूम होता है। तो वो बड़ी तेजी के साथ उस तरफ जाते हैं, जबकि यहीं पर ब्लू स्पिरिट को अंदाजा हो जाता है कि कोई चीज अंदर आ रही है, और वो डेविलिश हैंड जो होते हैं ब्लू स्पिरिट के पास से गुजर जाते हैं, और आगे जाने के बाद सीधा जाकर हमारे जियोंग की तरफ से होकर सीधे आगे जाकर मोंक के पास चले जाते हैं, क्योंकि मोंक ने वहां पर उसको मारा था मियोशिन को, तो इसी वजह से वो मोंक को जाकर पकड़ लेते हैं। डिमोनिक हैंड जो होते हैं मोंक को पकड़ने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटका देते हैं और साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या लगता है कोई यहाँ पर रिवर्स मर्डर टेक्निक को यूज कर रहा है, यानी कि उस बॉडी को जिसको यहाँ पर मर्डर किया गया हो उसके ऊपर कोई रिचुअल परफॉर्म करके यहाँ पर उसी के कातिल को मारने की कोशिश कर रहा है। उसी तरफ लेडी सियोक बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, और उन्हें लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पर ये अपने डैगर को महाशिन की बॉडी के अंदर दंसा रही है वैसे वैसे वहां पर दूसरी तरफ थर्ड यंग मास्टर मर रहा होगा। लेडी सियोक बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि बस यहाँ पर इस ब्लेड को और ज्यादा इसकी बॉडी के अंदर दंसाती जाओ, जितना ज्यादा तुम ब्लेड को मारोगे उतनी ज्यादा मुझे मजा आएगा। यहाँ पर शामन न्यू मून जो होती है वो भी बार बार अपना ब्लेड जो होती है वहां पर उस बॉडी के अंदर मार दी होती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि दूसरी तरफ थर्ड यंग मास्टर को नुकसान नहीं पहुंच रहा, बल्कि वहां पर उसका जो मॉन्क है इवल मॉन्क डीमन मॉन्क उसके ऊपर अटैक हो रहा है। वो बार बार अटैक किए जा रही होती है, डीमन मॉन्क के ऊपर बार बार अटैक हो रहा होता है, और इसी के साथ कुछ हाथ जो होते हैं वो वहां पर थर्ड यंग मास्टर की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। जैसे वो थर्ड यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ब्लू स्पिरिट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस लड़के को मार सकते हो, क्योंकि अगर ये लड़का यहाँ पर मरेगा तो फिर मैं भी यहाँ पर साथ में मरूंगी। और इसी के साथ ही वो वहीं पर खड़ी खड़ी अपने ऐसे हाथ को घुमाती है और उसके अंदर से ब्लड निकलता है, और ब्लड के साथ उसके सारे के सारे डिमोनिक हैंड जो वहां पर आए होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या न्यू मून जहाँ पर बस इतना ही कर सकती थी या फिर न्यू मून उससे ज्यादा पावरफुल है और जहाँ पर कुछ और भी कर सकती है, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग ट्रू डीमन के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर हमारी जो ब्लू स्पिरिट होती है वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सभी डिमोनिक हैंड्स को वहां पर से डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि वो डिमोनिक हैंड्स जो होते हैं वो जियोन को मारने की कोशिश करते हैं, और अगर जियोन यहाँ पर मरेगा तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट भी मरेगी, क्योंकि वो उसकी फैमिलियर स्पिरिट है, और इसी वजह से वहां पर वो सभी डिमोनिक हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे वहां पर वो रिवर्स टेक्निक जो होती है डिस्ट्रॉय होती है, इसी के साथ दिखाता है कि न्यू मून को भी झटका लगता है, और न्यू मून और उसके साथ साथ वहां पर मार्शिन दोनों उड़ते हुए पीछे दीवार के साथ जाकर टकराते हैं। लेडी सियोक और उसके गार्ड जो होते हैं वो लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अचानक से यहाँ पर क्या हुआ है। तो इसी के साथ न्यू मून जो होती है वो उठकर खड़ी होती है और उसके मुंह से वहां पर ब्लड निकल रहा होता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैंने रिवर्स ब्लड टेक्निक को यूज किया था, रिवर्स मर्डर टेक्निक को यूज किया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उस स्पिरिट को मारना चाहती थी। जिस स्पिरिट ने यहाँ पर मार्शिन को मारा था वो स्पिरिट येलो लेवल की स्पिरिट नहीं है, बल्कि वो ग्रीन लेवल की स्पिरिट है। इसी वजह से वो इतनी पावरफुल है कि उसने यहाँ पर रिवर्स मर्डर टेक्निक को भी यहाँ पर डिस्पेल कर दिया, और साथ ही जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जख्मी हो गई हूँ। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि मैडम मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपने जो पेमेंट दी थी वो काफी नहीं है, हमें यहाँ पर और पेमेंट चाहिए होगी। तो ये बात सुनने के बाद लेडी सियोक उसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम लोग पहले यहाँ पर तुम्हें पेमेंट दे चुके हैं, हमने तुम्हें 400 सिक्के दिए थे और अब यहाँ पर तुम हमसे और ज्यादा पेमेंट मांग रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हम लोग तुम्हें और पेमेंट देंगे? तो न्यू मून से कहती है कि मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर अपना काम करवाना चाहते हो तो आपको कम से कम पूरे 1000 और सिल्वर कॉइन्स देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर 1000 और सिल्वर कॉइन्स नहीं देंगे तो फिर मैं इस काम को पूरा नहीं करूंगी, क्योंकि इस काम को पूरा करने में पहले से ज्यादा मेहनत लगने वाली है। आप यहाँ पर जिस बंदे की बात कर रही है उसके पास एक बहुत ही खतरनाक सिविल स्पिरिट है जिसे उसने पोजेस किया हुआ है, इसी वजह से उसे मारने के लिए मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो उसकी गार्ड उसे कहती है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर तुम्हें पहले भी पैसे नहीं देने वाले, 1000 सिल्वर कॉइन के बदले में तो यहाँ पर सालों का राशन आ जाता है और तुम यहाँ पर 1000 सिल्वर कॉइन और मांग रही हो। तो न्यू मून उसे कहती है कि मैं यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करके नहीं आई थी, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर येलो स्पिरिट होगी और हम लोग येलो स्पिरिट को रिवर्स मर्डर टेक्निक से मार डालेंगे, लेकिन यहाँ पर वो येलो स्पिरिट नहीं है बल्कि ग्रीन स्पिरिट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ेगा। तो लेडी सियोक उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब यह कि थर्ड यंग मास्टर हमारे लिए खतरा है? तो वो कहती है हाँ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ पर बहुत सारी हाई रैंक की स्पिरिट्स नहीं होती और हाई रैंक की स्पिरिट्स जो होती है जैसे ग्रीन स्पिरिट है, ग्रीन स्पिरिट्स के लिए यहाँ पर कम से कम 10 शामन्स की जरूरत पड़ती है, तब जाकर हम लोग एक ग्रीन स्पिरिट को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर एक हाई लेवल की शामन और मेरे पास बहुत ही अच्छे स्किल्स हैं और ऊपर से आपकी किस्मत है कि मैं यहाँ पर स्पेशल इस तरह की स्पिरिट से निपटने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो लेडी सियोक उसे कहती है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा 1000 देने को तैयार हूँ, लेकिन आज हमारा काम हो जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ
कि तुम इस बात को मेक श्योर करो कि तुम यहाँ पर इस लड़के को मार डालोगी। आज यहाँ पर शाम होने तक तुम्हें थर्ड यंग मास्टर को मारना होगा। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो कहती है कि क्या आपको पता है कि यहाँ पर शामन्स के रैंक होते हैं। और इसी के साथ ही वो कहती है कि मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि शामन्स के रैंक के हिसाब से स्पिरिट्स के भी रैंक होते हैं। ऐसे यहाँ पर हमारे शामन्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे रैंक होते हैं जिसमें सन, मून, टैलेंट, डार्कनेस और पोर्टर होते हैं। अभी मायोशिन जो थे वो एक डिसाइपल थे, इसी वजह से वो पोर्टर रैंक के ऊपर थे। और मेरे पास जो इस वक्त रैंक है वो टैलेंट का रैंक है, यानी कि मैं उससे 2 लेवल हायर हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ एक ग्रीन स्पिरिट को हैंडल कर सकती हूँ। इसी के साथ ही वहां पर न्यू मून जो होती है अपने पास एक स्पेशल क्रीचर को रिलीज करती है। तो वो एक बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल क्रीचर होता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर से वहां पर से निकलता है और वहां पर शेप लेने के बाद वो एक बहुत ही बड़ा सा पंछी बन जाता है। तो वो बड़ा पंछी जो होता है वो उसे अपने कंधे के ऊपर बिठाकर वहां पर से आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इस तरह की फेमिलियर स्पिरिट से बहुत ही अच्छे से निमट सकती हूँ। और उन्हें कहती है कि मैं आपको यहाँ पर इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपका जो थर्ड सन है वो यहाँ पर बच नहीं पाएगा और उसकी स्पिरिट भी नहीं बच पाएगी। और इसी के साथ ही वहां पर से वो बाहर निकल आती है और बाहर निकलने के बाद अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करती है। और दूसरी तरफ रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा जियोन अभी बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है और हमारी ब्लू स्पिरिट जो होती है वहां पर कहती है कि देखो तो जरा किसी ने यहाँ पर आकर मेरे प्लान को फ्लॉप कर दिया। मैं तो ये सोच रही थी कि यह लड़का यहाँ पर रिवर्स टेक्निक को यूज कर रहा है, अपनी कल्टीवेशन को रिवर्स पाथ के ऊपर चला रहा है, जिसकी वजह से रिवर्स की वजह से इसकी बॉडी बस्ट हो जाएगी और जो मर जाएगा। लेकिन उस कमीने जो भी शामन था उसने यहाँ पर अपनी टेक्निक की वजह से मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया। फिर साथ ही वो जियोन की तरफ देखती है तो उसे दिखाई देता है कि वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर की की निकल रही होती है जो कि डेथ की होती है। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, नॉर्मल इंसान जो होते हैं वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि लाइफ की एनर्जी होती है, तभी वो एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाते हैं। लेकिन इस लड़के की बॉडी के अंदर डेथ की है, ये डेथ की यानी किसी को मारने के बाद उसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी वजह से इसकी की जो है पहले से ज्यादा पावरफुल है और ये काफी ज्यादा अजीब लगता है मुझे। तो ये बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लगता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसने अटैचमेंट टेक्निक को सिर्फ एक ही बार पढ़कर उसको मास्टर कर लिया और साथ ही यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद अब जो यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर कोर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको बनाने में यहाँ पर लोगों को सालों लग जाते हैं। तो ब्लू स्पिरिट कहती है कि मैं यहाँ पर इस बात को मानना तो नहीं चाहती लेकिन मुझे कहना पड़ेगा ये लड़का वाकई में टैलेंटेड है। और थोड़ी देर के बाद जियोन जो होता है वो अपने हाथों की तरफ देख रहा था कि उसके हाथों के अंदर से डेथ की निकल रही होती है, ब्लैक कलर की का ऑरा निकल रहा होता है और वो कहता है कि ये यहाँ पर बिल्कुल भी डेसिपेट नहीं हो रही, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो कहता है कि मुझे पता था जिस तरह से यहाँ पर गोचार ने बताया कि मुझे अपनी की को रिवर्स साइकिल में वहां पर चलाना होगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी कोर बना पाऊंगा। तो ये वाकई में बिल्कुल वैसा ही था, मैंने अपनी सारी की को यहाँ पर डेथ की में चेंज कर दिया जिसकी वजह से अब मेरी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि डेथ की है। ब्लू स्पिरिट जो होती है वहां पर उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। तो जियोन कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो वो उसे कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम जिंदा हो। तुम्हारा जियोन कहता है ये कैसा सवाल है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं जिंदा हूं। तो वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तो बस यहाँ पर इस बात को लेकर हैरान हो रही हूँ कि अगर तुम जिंदा हो तो फिर तुम यहाँ पर डेथ की को अपनी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, क्योंकि डेथ की तो मरने के बाद बॉडी के अंदर आती है और फिर तुम यहाँ पर जिंदा होकर ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि मुझे सब के बारे में कैसे पता हो सकता है। वो कहती है हाँ तुम्हें इस बारे में पता हो भी नहीं सकता। और इसी के साथ ही वो पूछता है ब्लू स्पिरिट यहाँ पर एक बात तो बताओ ये कमरे की ये हालत कैसे हो गई। तो वो कहती है क्या तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कमरे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें अपना इवल मॉन्क नहीं दिखाई दे रहा, उसकी हालत जरा चेक करो। और इसी के साथ ही वो गार्ड गोचान की तरफ देखता है और कहता है ये गार्ड गोचान को क्या हो गया, ये यहाँ पर क्यों बेहोश हो गया है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, ये सिर्फ ड्रामे कर रहा होगा, हालांकि उसी ने यहाँ पर उसके ऊपर प्रेशर डालकर उस बेचारे को बेहोश किया था। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि इवल मॉन्क जो होता है वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो जाकर हमारे जियोन को सारी की सारी बात बता देता है कि जहाँ पर उसने क्या किया और ब्लू स्पिरिट ने क्या किया। जबकि ब्लू स्पिरिट चिल्लाकर उसे कहती है कि हम दोनों स्पिरिट्स हैं, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना कि जहाँ पर इसका। और साथ ही वो उसे पीटना शुरू कर देती है और कहती है अगली बार मैं जहाँ पर तुम्हें और बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाली हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई जब मैं कल्टीवेट कर रहा था। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई रिवर्स मर्डर टेक्निक को यूज कर रहा था, मुझे लगता है कोई शामन जहाँ पर जो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो यहाँ पर रिवर्स मर्डर टेक्निक को यूज करना जानता है, वो यहाँ पर इवल मॉन्क को मारना चाहता था लेकिन साथ ही तुम्हें मारना चाहता था। और अगर तुम यहाँ पर मरते तो मैं भी साथ में मर जाती। और इसी के साथ ही पूरा रूम हिलना शुरू हो जाता है और उन्हें साइड से बाहर से बहुत ही जबरदस्त कीड़ों की आवाज आना शुरू हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तुम्हारा जियोन कहता है कि ब्लू स्पिरिट क्या तुम्हें इस बारे में पता है। तो वो कहती है हाँ मुझे इसके बारे में पता है और ये सीन देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि वहां पर रूम के अंदर कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। वहां पर बहुत सारे कीड़े होते हैं, थोड़े नहीं काफी ज्यादा होते हैं। तो ये देखकर ब्लू स्पिरिट कहती है कि कौन बेवकूफ है जो यहाँ पर इस तरह की फैमिलियर स्पिरिट्स रखता है। इस तरह की फैमिलियर स्पिरिट्स रखना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जियोन कहता है कि ये है क्या,
तो वो उसे कहती है जी स्पिरिट ऑफ माउंटेन्स है। स्पिरिट ऑफ माउंटेन्स के अंदर यहाँ पर शेल बीटल्स आते हैं, शेल्स जो होते हैं इंसेक्ट्स आते हैं, शेल्ड इंसेक्ट्स जो होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये उनकी स्पिरिट्स को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। बहुत सारे कीड़े जो होते हैं वो रूम के अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं ताकि उनके ऊपर आकर अटैक कर सके। और इसी के साथ ही हमें यहाँ पर बीस्ट के बारे में बताया जाता है। दो तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं, एक मॉन्स्टर जो कि अर्थ के ऊपर रहते हैं उन्हें चैमे कहते हैं, और दूसरे मॉन्स्टर जो कि पानी के अंदर रहते हैं उन्हें मोरियो कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर चैमे मोरियो कहा जाता है। तो चैमे मोरियो जो होते हैं ये स्पेशल बीस्ट होते हैं जो कि यहाँ पर इंसानी दुनिया के अंदर डिजास्टर लेकर आते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये कुछ इविल स्पिरिट्स होती हैं जो कि यहाँ पर दूसरे बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और सभी के पास अपनी कुछ पावर्स होती हैं। इन चैमे मोरियो में से एक ऐसा भी होता है जिसे माउंटेन पियर्सिंग शेल्ड बीस्ट कहा जाता है। तो वो एक पंछी की तरह का होता है, एक पंछी की तरह का बीस्ट होता है, लेकिन उसकी स्पेशल पावर्स ये होती है कि वो जहां पर अपने आसपास के कीड़ों को कंट्रोल कर सकता है। वो बस एक स्क्रीच लगाएगा और आसपास के कीड़े जो हैं उसकी आवाज सुनने के बाद आ जाएंगे। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या ये छोटे छोटे कीड़े भी हमारे जीवन को हराने के लिए काफी हैं या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग ट्रू डीमन के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चैमे मोरियो के बारे में पता चलता है कि चैमे मोरियो जो होते हैं वो स्पेशल बीस्ट होते हैं जो कि यहाँ पर डिजास्टर लेकर आते हैं या फिर वो दूसरे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर माउंटेन पियर्सिंग शेल्ड बीस्ट जो होता है वो एक पंछी होता है जिसे यहाँ पर न्यू मून कंट्रोल कर रही है। तो वो उसके बाजू के ऊपर बैठा होता है और उसके माथे के ऊपर एक आंख होती है जिसकी मदद से वो यहाँ पर बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। और बहुत सारे बीस्ट जो होते हैं आसपास से वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो सारे के सारे बीस्ट वहां पर हमारे जीवन की तरफ आते हैं ताकि उनके ऊपर अटैक कर सके। सभी बीस्ट वहां पर काफी ज्यादा पॉइजनस भी होते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। न्यू मून जो होती है वहां पर अपने पंछी को रिलीज करती है और कहती है कि सभी कीड़ों को यहाँ पर बुलाओ। और इसी के साथ वो लेडीज योग से कहती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मेरा डिसाइपल मार्श यहाँ पर मारा गया, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा उदास हूं कि मैं यहाँ पर एक फेमिलियर फेस को देख रही हूँ जो कि एक इवल स्पिरिट के हाथों से मारा गया। हालांकि हम सभी लोग यहाँ पर इवल स्पिरिट्स को ही कंट्रोल करते हैं, स्पिरिट्स को मारने का काम करते हैं क्योंकि हम लोग शामन्स हैं। लेकिन अगर एक शामन इवल स्पिरिट्स के हाथों से मारा जाए तो फिर तो यहाँ पर जो बहुत ही डिसऑनर की बात है। इसी वजह से मैं यहाँ पर ऑनर की फाइट करूंगी। और वो सभी कीड़ों को लेकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है और कहती है कि मॉक फैमिली के थर्ड सन तुम्हें तो यहाँ पर मरना ही होगा, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बच सकते। और इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाते हैं कि हमारा जॉन कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो बहुत सारे कीड़े हैं। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है वहां पर बेड के ऊपर चढ़ जाता है। जबकि इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद गोचान को भी होश आ जाती है क्योंकि गोचान वहां पर हल्का हल्का हिल रहा होता है। तो हमारा जॉन उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि गोचान जल्दी से उठ जाओ। तो वो उठकर बैठ जाता है और अपने सामने देखता है तो वहां पर इतने कीड़े उसके ऊपर भी चढ़े होते हैं। वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर इतने कीड़े कहां पर से आके, यंग मास्टर जी आपने क्या किया, ये कौन सी टेक्निक है, इतने कीड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और साथ ही वो अपने हाथ की तरफ देखता है कि कीड़ों ने उसके हाथ के ऊपर काट लिया होता है। तो वो कहता है कि मेरा तो हाथ यहाँ पर सूज रहा है, ये कीड़े बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, इनने मुझे काट लिया। तुम्हारा जीवन से कहता है तो फिर इन सभी को यहाँ पर से निकालो, अपनी इन एनर्जी के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करो। जीवन कहता है कि कीड़े काफी ज्यादा छोटे हैं लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अगर ये सभी लोग एक साथ हमारे पर दावा बोल दे तो मुझे लगता है कि कुछ ही सेकंड्स में हम सभी की पूरी बॉडी को खा जाएंगे। इसी वजह से हमें यहाँ पर इनसे बचना ही होगा। और ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम इन कीड़ों का खाना बन जाओगे। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि ब्लू स्पिरिट क्या तुम मदद नहीं करोगी। तो वो उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद क्यों करूंगी, मेरे पास कोई वजह भी नहीं है तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि तुम ये मेरी फेमिलियर स्पिरिट हो और तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी ही होगी। अगर तुम हमेशा के लिए ऐसी रहोगी तो फिर तो यहाँ पर हम दोनों के आपस में कैसे बनेगी। तो वो उसे कहती है कि तो फिर यहाँ पर यही समझ लो कि अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी मुझे दे देती हो तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर मुझे अपनी बॉडी देनी होगी। तो जीवन कहता है नहीं मेहरबानी, मैं यहाँ पर खुद ही अपनी मदद कर लूंगा, मैं यहाँ पर इस सिचुएशन से भी बाहर निकल जाऊंगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, देखते हैं कि तुम इस सिचुएशन से कैसे निकलते हो। फिर साथ ही वो उसे कहती है क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक शर्त लगा ले। तो जीवन कहता है कि हाँ बताओ क्या शर्त लगानी है। तो वो कहती है अगर तुम यहाँ पर इन सभी कीड़ों को हरा देते हो, सभी कीड़ों को हरा कर यहाँ पर जो शामन तुमसे फाइट करने के लिए आ रहा है उसको भी अकेले अपनी मदद से हरा देते हो मेरी मदद के बिना, तो फिर यहाँ पर तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी, यानी कि मैं तुम्हारी ट्रूली एक फेमिलियर स्पिरिट बन जाऊंगी। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इन कीड़ों को नहीं हरा पाते उस शामन से मरने वाले होते हो। जब तुम यहाँ पर एंड के ऊपर पहुंच जाओगे और तुम्हारी आखिरी सांसें बचेंगी उस वक्त मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लूंगी और तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी। तो कैसा रहा, क्या हम दोनों में डील हुई। तो जॉन कहता है हाँ ठीक है हम दोनों में डील हुई। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि अब जहाँ पर डील स्टार्ट हो चुकी है तुम्हें यहाँ पर इन कीड़ों से खुद ही निमटना होगा। तो जॉन कहता है लेकिन यहाँ पर इस बात को याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर इस शर्त को पूरा करना ही होगा, जो शर्त
तुमने यहाँ पर लगाई है। और इसी के साथ ही वहां पर एक एक करके कीड़ों को पकड़ पकड़ कर मार रहा होता है, लेकिन कीड़े अभी बहुत ज्यादा होते हैं और वो बेड के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो गोचान से कहता है कि यंग मास्टर यहाँ पर तो पहले से भी ज्यादा कीड़े हो गए, अब हम लोग क्या करेंगे। तो वो से कहता है कि गार्ड गोचान, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर आग लगानी होगी, कुछ ऐसा ढूंढो जिससे हम लोग यहाँ पर आग लगा सके, कीड़े आग से डरते हैं। तो वो कहता है कि क्या आप यहाँ पर इस पूरी जगह को आग लगाना चाहते हैं। इसी के साथ उन्हें वहां पर सामने एक लैंटर्न दिखाई देती है। तो वो से कहता है कि यंग मास्टर वहां पर एक लैंटर्न पड़ी है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो वो कहता है लेकिन वो तो काफी ज्यादा दूर है, वहां पर कौन जाएगा, फर्श के ऊपर तो बहुत सारे कीड़े हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए उस लैंटर्न को वहां पर से अपनी तरफ खींचता है। तो वो उड़ती हुई सीधी उसके हाथ में चली जाती है। तो हमारे जो जॉन होता है उसकी जो पुलिंग आर्ट है वो काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है और वो स्लाइटरिंग लैंटर्न के ऊपर से ढक्कन हटाता है और उसी के साथ ही वहां पर से एक कंबल उठाता है और कहता है कि चलो जल्दी से इसको आग लगाओ। और वो दोनों वहां पर कंबलों को आग लगाना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर आग लगाने के बाद वो लोग कहते हैं कि लेडी सियोक ने जहां पर किसी बहुत ही पावरफुल शामन को बुलाया है, लगता है कि वो वाकई में मुझे मरा हुआ देखना चाहती है, इसी वजह से इस बार उसने यहाँ पर किसी पावरफुल शामन को बुला लिया है। हमारा जियोन कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर इस हाउस होल्ड के ऊपर आग लगा दी तो उसके बाद आसपास के लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे और जब बाकी के सभी लोग यहाँ पर आकर देखेंगे कि मुझे किसी शामन ने मारने के लिए मेरे पर अटैक किया था, तो वो सभी लोग भी समझ जाएंगे कि लेडी सियोक ने यहाँ पर शामन को बुलाया होगा मुझे मारने के लिए और मैं यहाँ पर एक तीर से दो शिकार करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ पर न्यू मून को भी दिखाता है कि न्यू मून वहां पर उनके करीब पहुंच जाती है, हालांकि वो अंदर नहीं होती लेकिन वो बाहर से सब कुछ देख पा रही होती है। इसी के साथ ही वो कीड़ों के साथ एक बड़ा सा टॉर्नेडो बनाती है और बड़ा सा टॉर्नेडो जो होता है वहां पर आग के ऊपर आकर अटैक करता है जिससे वो आग बुझ जाती है। तो इसी के साथ ही न्यू मून बाहर गैलरी की तरफ से अंदर की तरफ आ रही होती है और उनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आग जलाकर मेरे कीड़ों को रिस्पेल कर सकते हो और तुम लोग यहाँ पर इस तरह की चालें चलोगे और मुझे दिखाई नहीं देगा। हालांकि मैं यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली नहीं देख सकती लेकिन मेरी ये आंख जो है ये सब कुछ देख सकती है, मैं हर एक चीज देख सकती हूँ, चाहे यहाँ पर बीच में एक दीवार ही क्यों ना हो लेकिन मैं इसके पार भी देख सकती हूँ क्योंकि उसके पास वो एक आंख होती है, वो स्पेशल होती है और वो दीवारों के पार भी उसकी मदद से देख सकती है। और उसे पता होता है कि वो कौन से रूम में है। तो वो कहती है कि अब यहाँ पर मैं अंदर आने वाली हूँ और तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ही वहां पर वो सब कुछ देख रही होती है कि वहां पर जियोन सामने बैठा होता है। वो अपने माउंटेन पियर्सिंग शर्ट बीच से कहते हैं कि दीवार को तोड़ दो। इसी के साथ ही दीवार टूट जाती है। जैसे वहां पर दीवार टूटती है तो इसी के साथ ही न्यू मून अंदर आ जाती है। तो अंदर आने के बाद हमारा जियोन सबसे पहले से कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, जबकि वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। जब वहां पर अपनी राइट आंख की मदद से उसकी तरफ देखती है तो उसकी बॉडी के अंदर से दो स्ट्रिंग्स निकल रही होती हैं जिसकी वजह से वहां पर दो फेमिलियर स्पिरिट्स कंट्रोल होने वाली हैं। तो एक फेमिलियर स्पिरिट यानी कि इविल मॉन्क जो होता है उसके पीछे खड़ा होता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी इविल स्पिरिट की मदद से मेरे पर अटैक कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो फिर से वहां पर स्विफ्ट डिक्री टेक्निक को यूज करती है जिससे बहुत सारे हैंड जो होते हैं उसके ऊपर आकर गिरते हैं और इसी के साथ ही इविल मॉन्क वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके वहां पर गिरने के बाद न्यू मून अपना पांव उठाती है और उसके सर के ऊपर रखकर उसे दबाना स्टार्ट करती है और कहती है कि अब यहाँ पर मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे पता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो और तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो। और इसी के साथ ही दिखाता है गोचान अपने पास से अपना नाइफ निकालता है और नाइफ लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इसी के साथ ही न्यू मून अपने पास एक चार्म निकालती है और उस चार्म की मदद से वहां पर स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर लाइटनिंग से अटैक करती है। तो जब लाइटनिंग से अटैक होता है तो इसी के साथ ही वो बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के बाद उसके हाथ से उसका नाइफ गिर जाता है और नाइफ गिरते हुए हमारा सीधे जियोन के पास आ जाता है। जियोन उस नाइफ को पकड़ता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे हमारा जियोन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था वो अपने कीड़ों को वहां पर ऑर्डर देती है और कीड़े जो होते हैं वो जियोन की तरफ आगे बढ़ते हैं और जियोन के ऊपर जाकर इदावा बोल देते हैं। सारे कीड़े एक साथ जियोन के ऊपर जाकर गिरते हैं। तुम्हारा जियोन भी वहां पर पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है क्योंकि वो सभी कीड़े जो होते हैं उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वो उसे कहती है कि मॉक फैमिली के थर्ड यंग मास्टर, तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका है, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा क्योंकि तुमने यहाँ पर लेवल को क्रॉस किया है, तुम्हें यहाँ पर स्पिरिट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो जो कीड़े होते हैं वो हमारे जियोन को पूरी तरह से वहां पर उसकी बॉडी को कवर कर लेते हैं और उसे लगता है कि वो सभी कीड़े जो हैं वो जियोन को मार डालेंगे। और उसकी फेमिलियर स्पिरिट यानी कि इविल मॉन्क जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। दूसरी तरफ गोचान को दिखाते हैं कि वो भी थंडर की वजह से बेहोश हो चुका होता है। तो ये देखने के बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इसको हरा दिया, मुझे लगा था कि यहाँ पर एक ग्रीन स्पिरिट है लेकिन असल में तो यहाँ पर इसके पास एक जेलो स्पिरिट है, लेकिन जेलो स्पिरिट यहाँ पर सब कुछ कैसे कर सकती है। साथ ही वो कहती है कि अब जबकि ये लड़का इन कीड़ों के हाथों मर जाएगा, इस लड़के के मरने के साथ ही ये इविल स्पिरिट भी मर जाएगी जो इसकी फेमिलियर स्पिरिट है। तो वो अपने बीच से कहती है कि चलो यहाँ पर से चलती है और वो वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। कहती है कि यहाँ पर इतने कीड़े हैं कि वो यहाँ पर इसके सबूत भी मिटा देगी क्योंकि वो उसकी बॉडी तक यहाँ तक कि उसकी हड्डियां तक भी खा जाएंगे। तो जैसे वहां पर से वो जाने लगती है इसी के साथ ही वहीं पर फिर से रुक जाती है क्योंकि उसे वहां पर जबरदस्त प्रेजेंस महसूस होती है कि हमारा जियोन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जियोन जहाँ पर इन सभी कीड़ों से कैसे निमटने वाला है।